एंड वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग यूनियन बजट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यूनियन बजट 2025-26 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने बजट के बारे में समझा, बजट क्या होता है। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में समझा। तो यूनियन बजट की जो बेसिक बातें हैं पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं 2025-26 के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बजट 2025-26 की बात की जाए, जिसकी थीम है सबका विकास। तो बजट 2025-26 की थीम क्या है? सबका विकास। और बजट की शुरुआत होती है एक वाक्य से कि किसी देश के, भारत के अंदर या देश के भीतर उसकी मिट्टी नहीं, उसकी मिट्टी के साथ रहने वाले लोग भी होते हैं। तो किसी देश के अंदर केवल मिट्टी नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोग भी होते हैं। इस वाक्य से बजट की शुरुआत होती है। और जो यह कथन है या वाक्य है, यह तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव का है। गुरजादा अप्पा राव का है। तो बजट का जो थीम था सबका विकास करना, सबका विकास। और बजट की शुरुआत एक वाक्य से होती है, किसी देश के भीतर केवल उसकी मिट्टी नहीं बल्कि उसके लोग भी शामिल होते हैं। और यह वाक्य है तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव का। बजट 2025-26 में 4 इंजन की बात की गई है। तो बजट 2025-26 का जो लक्ष्य रखा गया है, डेस्टिनेशन, गंतव्य है, वह है विकसित भारत। तो बजट 2025-26 का जो लक्ष्य है वह है विकसित भारत। और विकसित भारत तक पहुंचने के लिए जो इंजन होंगे वह होगा, पहला इंजन है एग्रीकल्चर है, दूसरा है एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है, तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट या निवेश, और चौथा इंजन है एक्सपोर्ट। तो जो बजट 2025-26 का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है विकसित भारत का निर्माण करना। और विकसित भारत के निर्माण के लिए जो इंजन का प्रयोग किया गया है उसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट या निवेश, एक्सपोर्ट या निर्यात। और इस इंजन के लिए जो फ्यूल होगा, ईंधन होगा, फ्यूल के रूप में रिफॉर्म, अर्थात इन क्षेत्रों में क्या करना है, सुधार करना है। तो विकसित भारत के निर्माण के लिए जो इंजन की आवश्यकता होगी उसमें एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, इन्वेस्टमेंट है या निवेश है, और एक्सपोर्ट है। और इन इंजन के जो फ्यूल है या ईंधन है वह है इन क्षेत्रों में क्या करना है, हमको रिफॉर्म करना है या सुधार करना है। और प्रेरणा क्या होगा, प्रेरणा के रूप में कौन होगा, इन इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता। समावेशिता क्या करेगा, प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। और बजट 2025-26 का जो प्रिंसिपल या मूल सिद्धांत है वह है जीरो पॉवर्टी या शून्य गरीबी तक पहुंचना, और क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण करना, और एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर या स्वास्थ्य सुविधा। और तीसरा है स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात सार्थक रोजगार के लिए कुशल कार्यबल का तैयार करना। तो सार्थक रोजगार के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना। और पांचवा है वोमेन्स इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन, तो महिलाओं की भागीदारी, लगभग 70% भागीदारी इकोनॉमिक क्षेत्र में लाना। और छठा जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वह है कि भारत को विश्व के खाद्य टोकरी के रूप में स्थापित करना। तो भारत को विश्व के फूड बास्केट के रूप में तैयार करना। और जिन वर्गों पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट के द्वारा, जिसमें पुअर, जो गरीब लोग हैं, यूथ, फार्मर और वोमेन्स, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट के द्वारा।
तो अब हम पहले इंजन की बात करेंगे। पहला इंजन हमारा क्या है बजट का, या विकसित भारत के निर्माण के लिए जो पहला इंजन है वह है एग्रीकल्चर। अब देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या प्रावधान किया गया बजट 2025-26 के द्वारा। तो बजट 2025-26 में प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना की शुरुआत या घोषणा की गई। तो प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना की घोषणा की गई है इस बजट में। अब प्रधानमंत्री धन धान योजना है क्या, तो क्या करना है इसके माध्यम से जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या है सिंचाई को में सुधार करना, इरिगेशन या सिंचाई में क्या करना है सुधार करना, और भंडारण सुविधा को बेहतर बनाना, भंडारण सुविधा को बेहतर बनाना और उत्पादकता बढ़ाना। इसका क्या है इस प्रोग्राम का या इस योजना का लक्ष्य है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र को सुधार, सिंचाई में सुधार करना, भंडारण सुविधा को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना इसका क्या है लक्ष्य है। और यह कवर करेगा 100 जिलों की जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्थात कम उत्पादकता वाले जो ज़िले हैं उनको पहली बार कवर किया जाएगा। और बेनिफिट किसको मिलेगा 1.7 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पीएम धन धान कृषि योजना क्या है, इसके माध्यम से जो कम उत्पादकता वाले ज़िले हैं 100 ज़िले उनको यह कवर करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई सुविधा को बेहतर करना और भंडारण क्षमता उत्पादकता को बेहतर करना, इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का। और अगला जो बजट के माध्यम से घोषणा की गई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस अर्थात जो दाल है, दाल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया 6 वर्ष का यह प्रोग्राम है। और जो फोकस एरिया है वह तूर उड़द और मसूर। तो जो पहली बार जो फोकस किया गया किन दालों पर, तूर उड़द और मसूर पर पहली बार फोकस किया गया। और इसके उद्देश्य क्या है कि जो सरकार की एजेंसियां हैं या नेफेड और एनसीसीएफ जो इसकी एजेंसियां हैं या क्या करेंगी किसानों से अगले 4 वर्ष तक इन दालों को खरीदेंगी। तो दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह 6 ईयर्स का प्रोग्राम है। और जो फोकस एरिया है तूर उड़द और मसूर पर पहली बार फोकस किया गया है। और इसके द्वारा जो सरकार की एजेंसियां क्या करेंगी किसानों से दाल खरीदेंगी। प्रोग्राम है ग्रामीण समृद्ध और लचीलापन कार्यक्रम, ग्रामीण समृद्ध एवं लचीलापन कार्यक्रम। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट या कम रोजगार की समस्या है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसको बेहतर करना। तो क्या किया जाएगा स्किलिंग या कौशल के विकास, कौशल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाएगा जो रूरल इकोनॉमी है या ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको क्या किया जाएगा बूस्ट किया जाएगा। तो कौशल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जाएगा या बेहतर बनाया जाएगा। और इससे जो बेनिफिट मिलेगा जो रूरल वुमेन है, ग्रामीण महिलाएं हैं या यंग्स फार्मर हैं, रूरल यूथ है और स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर हैं, छोटे या सीमांत जो किसान हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और भूमिहीन खेतिहर जो है फैमिली है उनको भी यह लाभ मिलेगा। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है जो कम कृषि के क्षेत्र में कम रोजगार की जो समस्या है उसको बेहतर करना और इसके माध्यम से कौशल और निवेश और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाएगा रूरल जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बनाया जाएगा। और बिहार में क्या है एक मिथिला क्षेत्र में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। तो इस बजट में जो घोषणा की गई है कि बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अगला जो है कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। तो जो उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं, तो उच्च उत्पादकता वाले जो बीज हैं उनको
को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। पहली बार क्या किया गया कि 100 जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं उनको जोड़ा गया है। और यह बीज कैसे होंगे, जो कीट प्रतिरोधी बीज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो पहली बार इसमें 100 बीज को शामिल किया गया। अगला है इनहेंस्ड किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। जो किसान के क्रेडिट कार्ड जिसकी शुरुआत 1998 ईस्वी में की गई थी, और उसका जो लिमिट था कि 3 लाख तक ऋण कोई किसान ले सकता है, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है कि कोई किसान 5 लाख तक अधिकतम ऋण ले सकता है। और इस जो लाभान्वित किसान है लगभग 7.7 करोड़ किसान है। असम में ये एक यूरिया प्लांट की शुरुआत की स्थापित किया जाएगा। तो असम में क्या किया जाएगा, यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो हमने जो विकसित भारत का जो पहला एक इंजन है एग्रीकल्चर, उसके बारे में देखा। अब विकसित भारत का जो दूसरा इंजन है अर्थात MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में क्या क्या सुधार किए गए हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सेकेंड इंजन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग। और इसमें क्या किया गया कि जो बजट 2025-26 के बजट में इसमें MSME की जो क्लासिफिकेशन है या जो परिभाषा है उसको बदला गया है। तो 2025-26 के बजट में MSME की जो परिभाषा है उसको रिवाइड किया गया है। तो MSME का जो निर्धारण किया जाता है इन्वेस्टमेंट के आधार पर और या तो टर्नओवर के आधार पर विभाजित किया जाता है। यदि माइक्रो इंटरप्राइजेज जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग की जो परिभाषा पहले थे कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2.5 करोड़ कर दिया गया है। वहीं टर्नओवर की बात की जाए तो पहले कितना था, सूक्ष्म उद्योग का टर्नओवर 5 लाख था, अब उसका जो रिवाइज्ड डाटा है वह कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ कर दिया गया है। और इसी जो स्मॉल या लघु उद्योग है उसका जो इन्वेस्टमेंट निर्धारण था 10 करोड़ था, अब उसका रिवाइज जो डाटा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है कि 25 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 100 करोड़ टर्नओवर कर दिया गया। वहीं जो मीडियम इंटरप्राइजेज है उसका जो करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 करोड़ था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 125 करोड़ कर दिया गया है। और वहीं टर्नओवर 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। इस प्रकार जो MSME की परिभाषा है उसको बदला गया है इस बजट के माध्यम से। तो इन्वेस्टमेंट जो निवेश की सीमा है उसमें जो वृद्धि की गई है 2.5 गुना की वृद्धि की गई है, जबकि टर्नओवर में 2 गुने की वृद्धि की गई है। तो MSME में देखा गया जो MSME की परिभाषा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो परिभाषा है उसको क्या किया गया है, बदला गया है इस बजट के द्वारा। अगला है माइक्रो इंटरप्राइजेज क्रेडिट कार्ड। जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या किया गया कि जो 5 लाख तक की ऋण सहायता दी जाएगी। माइक्रो इंटरप्राइज या जो लघु उद्यमी है उनको जो है क्या किया जाएगा, 5 लाख की ऋण सुविधा दी जाएगी। और उनको क्या करना पड़ेगा कि उद्यम जो पोर्टल है उन पर क्या करना है, इनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो उद्यम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड है उनको क्या किया जाएगा, 5 लाख तक की ऋण सहायता दी जाएगी सूक्ष्म उद्योग को, सूक्ष्म माइक्रो इंटरप्राइजेज को। और पहली साल क्या किया जाएगा, कम से कम 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। टॉय सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत वैश्विक बाजार के रूप में स्थापित करना। तो टॉय सेक्टर को क्या करना है कि वैश्विक बाजार के रूप में स्थापित करना लक्ष्य है। न्यू एंटरप्रेन्योर स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है कि 5 लाख नए उद्यमी तैयार करना। तो 5 लाख नए उद्यमी तैयार करना इसका क्या है, लक्ष्य है। और जो कवर किया जाएगा, पहली बार कवर किया जाएगा
वह है जो शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं इनको पहली बार कवर किया जाएगा। और इनको अगले 5 वर्षों में क्या किया जाए, 2 करोड़ की ऋण सहायता या लोन्स दिया जाएगा इनको। और स्टार्ट फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के लिए एक फंड की स्थापना की जाएगी और जो कंट्रीब्यूशन होगा शुरुआत में 10,000 करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा। तो हमने देखा एमएसएमई जो विकसित भारत का जो सेकेंड इंजन है एमएसएमई है या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, उनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नई घोषणा की गई है, इस बजट के माध्यम से इसके बारे में देखा। अब जो थर्ड इंजन है विकसित भारत का, वह है इन्वेस्टमेंट या निवेश। और निवेश में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या नई घोषणा की गई है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। पहला है इन्वेस्टमेंट इन पीपुल, लोगों में क्या निवेश किया गया इसके बारे में देखें। और इसके द्वारा क्या किया गया, अगले अटल टिकरिंग लैब्स, अगले 5 वर्षों में 50,000 क्या किया जाएगा, अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 50,000 नए अटल टिकरिंग की लैब की स्थापना की जाएगी। और अगले 5 वर्षों में अटल टिकरिंग लैब किसका अंग है, अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है, अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, नीति आयोग के द्वारा 2016 में। अगला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, तो महिलाओं और बच्चों में न्यूट्रिशन को बेहतर करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 की शुरुआत की गई। अगला है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्केलिंग, तो अगला क्या होगा, 5 उत्कृष्टता केंद्र, कौशल के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो मेक फॉर इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड निर्माण के लिए 5 नेशनल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी कौशल विकास के लिए। और एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आईआईटी की सीटों की जो क्षमता है उसमें क्या किया जाएगा, आईआईटी की सीटों की क्षमता में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। आगे है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल हेल्थ सेंटर अंडर द भारत नेट परियोजना के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के द्वारा जो स्कूल है और जो हेल्थ सेंटर है उसमें क्या किया जाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा भारत नेट परियोजना के तहत, कहाँ पर, स्कूल और जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जोड़ा जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, तो शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसमें क्या किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। और है एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल एजुकेशन या के क्षेत्र में जो सीटें हैं उनमें क्या किया जाएगा, 10,000 सीटें और जोड़ा जाएगा पहले वर्ष 2025-26 में 10,000 सीटें जोड़ा जाएगा। लेकिन जो टारगेट रखा गया अगले 5 वर्ष का कि लगभग 75,000 सीट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की शुरुआत की गई इस बजट में। भारतीय भाषा पुस्तक क्या है, जो भारतीय भाषा में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, भारतीय भाषा में जो स्कूल और हायर एजुकेशन की जो भारतीय भाषा में पुस्तकें हैं उनका क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप में, तो यह पुस्तकें क्या होंगी, डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। तो जो स्कूल है और हायर एजुकेशन है उनकी जो भारतीय भाषाओं में जो बुकें हैं उनको क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप में मुहैया कराया जाएगा या उपलब्ध कराया जाएगा। एक है पीएम स्वनिधि योजना,
पीएम स्वनिधि योजना जिसकी शुरुआत होती है 2020 में की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऋण सुविधा प्रदान करना। इस बार के बजट में क्या किया गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। अगला है डे केयर कैंसर सेंटर। तो प्रत्येक जिले में क्या किया जाएगा, डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। और अगले 3 वर्ष में जो लक्ष्य रखा गया कि तो अगले 3 वर्ष में क्या लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जबकि 2025-26 में यह लक्ष्य रखा गया है 200 सेंटर का। तो अगला है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। जो गिग वर्कर्स हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, उनको इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी पीएम जन आरोग्य के अंतर्गत। तो गिग वर्कर्स जो है उनको क्या किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा और इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा और हेल्थ केयर सुविधा प्रदान की जाएगी। तो हमने देखा कि जो इन्वेस्ट इन पीपुल में क्या परिवर्तन किया गया है या लोगों में क्या निवेश किया जाएगा। अब है इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था में क्या निवेश किया जाएगा। और इसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 3 ईयर्स पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी पीपी मॉडल पर। अगला है सपोर्ट फॉर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो राज्य की विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग करने के लिए क्या किया जाएगा कि राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का सहायता राशि दी जाएगी। उन राज्यों को दिया जाएगा जो क्या कर रहे हैं, पूंजी खर्च कर रहे हैं या कैपिटल खर्च कर रहे हैं या रिफॉर्म या कोई सुधार कर रहे हैं, उनको यह ऋण प्रदान किया जाएगा 50 वर्ष के फ्री लोन या फ्री इंटरेस्ट पर। तो 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा ऐसे राज्यों को क्या कर रहे हैं, जो पूंजी में खर्च कर रहे हैं या कोई रिफॉर्म कर रहे हैं, उनको यह ऋण प्रदान किया जाएगा। और एक अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख करोड़ रुपए की अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी। तो शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू करने के लिए, तो शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास जल एवं स्वच्छता प्रस्ताव को लागू करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की जाएगी। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की जाएगी। 2047 तक क्या लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास करना। 100 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा का विकास करना। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा स्थापित करना। और जल जीवन मिशन की जो सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो लगभग 100% कवर करने के लिए जल जीवन मिशन की जो समय सीमा है अब बढ़ाकर कर दिया गया है, कितना, 2028 तक कर दिया गया है। जीवन मिशन जिसकी शुरुआत होती है 2019 में, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है। 2019 में जल जीवन मिशन के द्वारा लगभग 15 करोड़ आबादी को नल जल कनेक्शन से जोड़ा गया था। उड़ान योजना के तहत अब क्या किया जाएगा, नए 120 डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा
और जिसका उद्देश्य क्या है, कम से कम 4 करोड़ पैसेंजर की क्षमता में वृद्धि करना अगले 10 वर्ष में। तो स्थानीय रीजनल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा और इसके द्वारा क्या कम से कम 4 करोड़ पैसेंजर की क्षमता में वृद्धि होगी। और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और एक है स्वामी फंड, शुरुआत होती है 2019 में। स्वामी फंड की शुरुआत 2019 में हुई थी और यह फंड क्या है कि जो आधे अधूरे आवास हैं उनको पूरा करने के लिए स्वामी फंड की शुरुआत की गई थी। और इस बजट में क्या कहा गया कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसके द्वारा आवंटित किए जाएंगे। 15,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे इसके द्वारा स्वामी फंड में। तो हमने देखा जो थर्ड इंजन है अर्थात इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई इस बजट के द्वारा। अगला इंजन है फोर्थ इंजन। फोर्थ इंजन क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन या निर्यात को बढ़ावा देना। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की शुरुआत की जाएगी और यह मिशन क्या होगा, संयुक्त रूप से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एमएसएमई और फाइनेंस मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो फाइनेंस मिनिस्टर मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की शुरुआत की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो है निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला है भारत ट्रेड नेट BTN। यह क्या है, एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफार्म है। तो निर्यात के लिए क्या होता है, जो निर्यातक होते हैं, निर्यात करने वाले होते हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और क्या होगा कि इस जो डिजिटल प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म के माध्यम से डॉक्यूमेंट और जो फाइनेंस की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो क्या है, एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफार्म है जिस पर डॉक्यूमेंट, जो व्यापार संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो वित्तीय समस्या है उनका समाधान इस पोर्टल के माध्यम या प्लेटफार्म के माध्यम से किया जाएगा। अगला है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC अर्थात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो टायर 2 शहर हैं, सिटीज हैं, टायर 2 सिटीज हैं, उनमें क्या करना है, तकनीक रोजगार और आर्थिक विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टायर 2 जो शहर हैं उनमें क्या करना है, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास और रोजगार को बेहतर करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट के तहत एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए। अगला है, तो अब तक हमने देखा जो फोर्थ इंजन है उनके बारे में देखा। अब फोर्थ इंजन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे या जो ईंधन क्या होगा, ईंधन अर्थात रिफॉर्म क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। रिफॉर्म की बात की जाए तो क्या होगा, ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर की स्थापना की जाएगी। तो ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर की स्थापना की जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की स्थापना की जाएगी। अगला है NABFID टू सेट अप ए पार्सल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कारपोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कारपोरेट बॉन्ड है
कॉरपोरेट बॉन्ड के समर्थन के लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा की स्थापना की जाएगी। तो पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी, आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा की शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा? NABFID द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो प्रमुख रिफॉर्म है कि सबसे प्रमुख रिफॉर्म है कि FDI जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें क्या किया गया कि FDI की जो सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74% से बढ़ाकर कितना? 100% कर दिया गया है। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें FDI की सीमा कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? 74 से अब 100%, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है उसको 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। तो हमने देखा क्या प्रमुख रिफॉर्म्स किए गए हैं फ्यूल के, जो फ्यूल है अर्थात रिफॉर्म है उसमें क्या क्या प्रमुख रिफॉर्म किए गए हैं। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा न्यूज वह है कि जो अब 12 लाख के इनकम पर क्या करना पड़ेगा, क्या है कि टैक्स में छूट दी गई है। तो जिनकी इनकम सालाना 12 लाख है उन पर क्या किया गया है? टैक्स की छूट दी गई है। लेकिन 12 लाख से ऊपर वालों के लिए यदि किसी की इनकम क्या है, मान लिया जाए 12 या 13 लाख है, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि 13 लाख में जो प्रथम 0 से 4 लाख तक रुपए पर कितना टैक्स लगेगा? 0% लगेगा। तो 0 से 4 लाख पर जो टैक्स देना पड़ेगा वह है नील या 0 है। इसके बाद इस 13 लाख में जो 4 लाख से 8 तक लाख की इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। और 8 लाख से 12 लाख की इनकम पर इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? वह है 10% देना पड़ेगा। और 12 लाख से यदि 16 लाख के बीच में जो टैक्स है कितना देना पड़ेगा? 15% देना पड़ेगा। तो 12 लाख तक के टैक्स पर छूट प्रदान किया गया है, अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि 12 लाख से ऊपर 12 लाख तक टैक्स में छूट दिया गया है, यदि 12 लाख से ऊपर की इनकम है तो जो इनमें जो 4 लाख है शुरुआत के 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद 4 से 8 लाख तक के बीच में इनको देना पड़ेगा 5% टैक्स, और जो इनकम 8 से 12 लाख के बीच की इनकम पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो यह जो टैक्स स्लैब दिया गया है 12 लाख से ऊपर की इनकम वालों के लिए दिया गया है। जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है उसमें कौन कौन से टैक्स लगेंगे, टैक्स स्लैब क्या होगा, इसके बारे में दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 16 लाख ले लें तो 16 लाख में क्या होगा? जो प्रथम 4 लाख है या 0 से 4 लाख के बीच इनका कितना टैक्स देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। 4 से 8 तक के बीच में कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। और 8 से 12 के बीच में कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10%। और 12 से 16 लाख के राशि पर इनको टैक्स जो देना पड़ेगा वह है 15% टैक्स देना पड़ेगा। किराए पर जो कटौती है TDS है उसका जो रेंट है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.4 से 6 लाख तक कर दिया गया है। तो रेंट पर जो कटौती है, किराए पर जो TDS है कितना कर दिया गया है? 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। और टैक्स रिटर्न की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 2 ईयर से कितना कर दिया गया है? 4। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है कुछ दवाओं पर, जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर क्या किया गया है? कस्टम ड्यूटी से बाहर रखा या फ्री कर रखा गया है। और कुछ 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिन पर क्या लगेगा? 5% का ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो 36 ऐसी लाइफ सेविंग दवाएं हैं जिन पर क्या किया गया है? छूट प्रदान किया गया है कस्टम ड्यूटी से। इसके अलावा देखा जाए सरकार सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च कर रही है, किस योजना पर? डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास में तीसरे पर है। जो होम्स अफेयर्स उन पर ज़्यादा खर्च कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए सबसे ज़्यादा जो खर्च है सरकार का वह है डिफेंस के क्षेत्र में खर्च कर रही है। जन विश्वास बिल 2.0, तो इसके माध्यम से क्या किया गया है? जो 100 से अधिक कानून है, 100 से अधिक कानून प्रावधानों को गैर अपराधीकरण घोषित किया गया है। तो जन विश्वास बिल 2.0 के द्वारा क्या किया जाएगा? 100 से अधिक जो कानूनी प्रावधान है उनको क्या किया जाएगा? गैर अपराधीकरण की श्रेणी में रखा जाएगा।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलाइनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट, तो स्टेट किसी या राज्यों में इन्वेस्टर के लिए कितना अनुकूल है उसके लिए क्या किया जाएगा, अब एक इंडेक्स जारी किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट जारी किया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव किए घोषणाएं की गई इसके बारे में, तो आज की क्लास में हमने बजट में क्या क्या बदलाव किए गए इसके बारे में समझा। तो क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या नई घोषणाएं की गई इस बजट के द्वारा 2025-26 में, इसके बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।